उनका वोट बैंक जो है वही बेस बन गया है। खास करके मुस्लिम समाज की, अल्पसंख्यक समाज की बात करें तो कई नेताओं को जोड़ करके और उनको एक नया रास्ता दिखाया है और ये कह करके कि हम आपको आपकी जनसंख्या के हिसाब से सीट देंगे। इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं उनके तरफ रुझान हुआ है और मुस्लिम समाज अगर उधर शिफ्ट होता है तो निश्चित रूप से वो लालू प्रसाद का ही वोट बैंक कमजोर पड़ेगा। अब इसके आगे की अगर बात करें तो कांग्रेस का रुख क्या होगा? हम बार बार ये बता रहे हैं कि दिल्ली चुनाव के बाद कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि वो सत्ता में अगर अपने नहीं है तो क्षेत्रीय दलों को सत्ता में ला करके उसका पिछलग्गू बनने से अच्छा है कि अपने प्रबल विरोधी के सामने ही सत्ता चली जाए। कांग्रेस को मात्र 9 सीटें बिहार में मिलती है लोकसभा की और उसमें से 3 जीत करके आती है। 1 सीट जानबूझ करके उसे छीन लिया जाता है। पूर्णिया वाला जो पप्पू यादव को सिंबल लेकर के देना था कांग्रेस को, वो नहीं दे पाई। अब ये बात संजय झा के सामने उन्होंने कहा था, इसलिए नीतीश कुमार की नाराजगी होनी चाहिए थी। नाराजगी थी भी और लंबे समय से हमने कई बार आपको बताया है कि संजय झा को आपने फ्रेम में नहीं देखा होगा, एक फ्रेम में नीतीश कुमार और संजय झा को नहीं देखा होगा। आरएलजीपी को अछूत की तरह लोग समझ रहे हैं और कोई भी अपने साथ लेने के लिए। अब दही चूड़ा में अगर लालू प्रसाद चले गए तो उसका इतना हाइप उठाना। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के हाजिर हैं और भीतर की बात में आज हम जिस विषय को लेकर के आपके सामने हाजिर हैं उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मजबूर कर रही हैं ये कहने को कि नीतीश कुमार समाप्त नहीं हुए हैं और नीतीश कुमार समाप्त हो भी नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार के अध्याय को खत्म करने की बात कहने वाले लोग शायद भ्रम में हैं कि नीतीश कुमार को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और हो सकता है कि विपक्ष अगर नीतीश कुमार की समाप्ति की बात कर रहा हो तो वो अपना ढांढस बंधा रहा हो। जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा पर हैं और एक्शन रिएक्शन उनका नजर आने लगा है, उससे ये नहीं कह सकते हैं आप कि नीतीश कुमार समाप्त हो जाएंगे। 15% वोट के एक छत्र मालिक हैं जिस पर कोई कमी नहीं होती है। वो 15% कांस्टेंट है, उससे अधिक हो जाएगा, उससे कम नहीं होता है। और यही कारण है कि पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर काबिज है। एक से एक दिग्गज उनको हटाने, हिलाने डुलाने और सत्ता से बेदखल करने की कोशिश में आया, सब ध्वस्त हो गए। अब नीतीश कुमार अंतिम बार ये बोल चुके हैं कि 2025 से 30 फिर से नीतीश कुमार ने इसके लिए आंकड़े भी तय किए हैं और आज हम जो आपको बताने आ रहे हैं उसमें नीतीश कुमार ने अगली रणनीति क्या बनाई है उसकी छट छट करके धीरे धीरे करके चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। वैसे कहा जाता है कि नीतीश कुमार का ये हाथ अगर कोई फैसला करता है तो इस हाथ को पता नहीं चलता है, लेकिन इसके बावजूद उनका बॉडी लैंग्वेज, उनके लोग जिनके माध्यम से वो नीतियों का निर्धारण करते हैं, उनसे कहीं ना कहीं कुछ खुशबू आ जाती है जिसको लेकर के हम जैसे पत्रकार खोजना शुरू कर देते हैं और बॉडी लैंग्वेज के आधार पर हम ये बताना शुरू करते हैं कि आखिर आगे होने वाला क्या है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें हमने आपको कई बार बताया है कि सीट शेयरिंग के समझौता पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा झमेला नहीं करेगी और नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं करेगी। नीतीश कुमार से थोड़ा बहुत 19-20 के साथ ये समझौता हो जाएगा। ये बातें हम आपको शुरू से बता रहे हैं। अगर नहीं होता है तो इसका घाटा नीतीश कुमार को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी का वोट ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा ये संशय है, लेकिन नीतीश कुमार का वोट भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर होगा, ये बातें दावे के साथ कही जा सकती हैं। रहा सवाल नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार ने पिछले कई चुनाव में कई वर्षों से, पिछले 1 दशक से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि कभी इधर कभी उधर होते रहे हैं और बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचता रहा है। लेकिन अब नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि कहीं नहीं जाने वाले हैं, जब भी रहेंगे तो इन्हीं के साथ रहेंगे, अब इन्हीं के साथ विकास करेंगे। ये बात नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दौरान भी लगातार कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने अपने फिर से वो 15% वोटर हैं उनको रिवाइव कर लिया है, फिर से उनको ताजा कर दिया है और याद दिला दिया है कि हम ही ना हैं जो 2005 से लेकर के अब तक आपके साथ खड़े हैं, आपके जीवन स्तर में सुधार किया है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कौन सी अगली चाल चलेंगे इसको लेकर के सभी कंफ्यूज हैं और सबको नीतीश कुमार ने कंफ्यूज करके रखा है। नीतीश कुमार की चुप्पी सबसे बड़ा हथियार है और आप जानते हैं हमारे यहाँ कहा भी जाता है
कि 100 वक्ता न एक चुप्पा। नीतीश कुमार अपनी रणनीति पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं और आगे आने वाली रणनीति का धीरे धीरे करके एक एक करके आप देखिएगा तो खुल खुल करके चीजें सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार तो एक तरफ जो है सो है, राष्ट्रीय जनता दल भयंकर संकट में गुजर रही है। राष्ट्रीय जनता दल को लेकर के चाहे जितनी भी बातें आप कर लें, राष्ट्रीय जनता दल जितना भी अपना दावा कर ले, लालू प्रसाद ये भले ही कह दें कि हमारे रहते एनडीए फेंडीए का सरकार बनेगा, हम सबको चीन गए हैं, ये उनका डर बोलता है, क्योंकि लालू प्रसाद अब उस अवस्था में नहीं है। और इधर तो आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से चीजें निकल करके सामने आई है, उनके परिवार के, उनके रिलेटिव्स भी जिस तरह की बातें पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, उसको लेकर के भी खास करके लालू परिवार की और तेजस्वी यादव की जमकर किरकिरी हो रही है। एक तरफ जहां आपको पता है कि लैंड फॉर जॉब वाले मामले में किस तरह से वो पूरा परिवार फंसा हुआ है, इसके अलावा और भी कई मामले चल रहे हैं परिवार के कई सदस्यों पर, और ऊपर से उन्हीं के रिलेटिव्स जो कभी उनके साथ सत्ता के साझेदार हुआ करते थे, अब वो नए नए राज खोलना शुरू कर दिए। कितनी सच्चाई है हम उस पर नहीं जाते हैं और ना हम इस तरह के व्यक्तिगत चीजों पर कभी कोई टिप्पणी करते हैं, लेकिन जब पब्लिक डोमेन में बातें आ गई हैं तो निश्चित रूप से हमें भी जानकारी मिलती है और हम उन चीजों को बताते भी हैं, लेकिन हमने कभी इन चीजों को कुरेदने का काम नहीं किया है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो एक बार कॉन्फिडेंस नजर आया है संजय झा के चेहरे पर, वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो एजेंडा है, नीतीश कुमार का जो डिमांड है, उसको मनवाने में या उसे पास कराने में भारतीय जनता पार्टी से वो सफल हो गए हैं। आगे की रणनीति आगे देखी जाएगी, क्योंकि जैसे ही अमित शाह ने यह बात कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद हम तय करेंगे, हमारे लोग बैठ के तय करेंगे। अब ये बात संजय झा के सामने उन्होंने कहा था, इसलिए नीतीश कुमार की नाराजगी होनी चाहिए थी, नाराजगी थी भी। और लंबे समय से हमने कई बार आपको बताया है कि संजय झा को आपने फ्रेम में नहीं देखा होगा, एक फ्रेम में नीतीश कुमार और संजय झा को नहीं देखा होगा। अलग बात है कि दरभंगा या कहीं अन्य जगहों पे वो गए हों किसी कार्यक्रम में तो एक बार नजर आ गए हों, लेकिन जिस तरह से पहले साये की तरह नजर आते थे वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही हाल ललन सिंह का भी है। खैर, इन सारी बातों से आगे बढ़े तो सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी संकट में इसलिए भी है कि एक तो उनके गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं और दूसरा प्रशांत किशोर उनके वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी कर रहे हैं। उनका वोट बैंक जो है वही बेस बन गया है। खास करके मुस्लिम समाज की, अल्पसंख्यक समाज की बात करें तो कई नेताओं को जोड़ करके और उनको एक नया रास्ता दिखाया है और ये कह करके कि हम आपको आपकी जनसंख्या के हिसाब से सीट देंगे, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं उनके तरफ रुझान हुआ है। और मुस्लिम समाज अगर उधर शिफ्ट होता है तो निश्चित रूप से वो लालू प्रसाद का ही वोट बैंक कमजोर पड़ेगा। अब इसके आगे की अगर बात करें तो कांग्रेस का रुख क्या होगा, हम बार बार ये बता रहे हैं कि दिल्ली चुनाव के बाद कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि वो सत्ता में अगर अपने नहीं है तो क्षेत्रीय दलों को सत्ता में ला करके उसका पिछलग्गू बनने से अच्छा है कि अपने प्रबल विरोधी के सामने ही सत्ता चली जाए, जिससे कि सीधी लड़ाई में वो वक्त के हिसाब से आएगी। पुरानी पार्टी है, उसके पास एक पुराना जनाधार है, वो जनाधार अपने लिए वापस ला सकती है। और ये स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनाया है, जो दिल्ली में देखने को मिला। हालांकि पश्चिम बंगाल में भी ये देखा जा सकता था, महाराष्ट्र में भी देखा जा सकता था, लेकिन वहां यह संभव नहीं हुआ, जिसका दंश भी झेलना पड़ा। कांग्रेस की स्थिति यह हो गई है कि कांग्रेस जिन राज्यों में अपने सहयोगी दलों या क्षेत्रीय दलों के साथ अटैच होकर के चुनाव लड़ती है, वहां उसकी स्थिति याचक की तरह है। वो कातर दृष्टि से देखती रहती है कि कब स्वाति का बूंद मिलेगा, लेकिन यहां स्थिति बिल्कुल ही विकट हो गई है। हमने कल ही आपको बताया था कि किस तरह से जब कांग्रेस को मात्र 9 सीटें बिहार में मिलती है लोकसभा की और उसमें से 3 जीत करके आती है, एक सीट जानबूझ करके उसे छीन लिया जाता है। पूर्णिया वाला जो पप्पू यादव को सिंबल लेकर के देना था कांग्रेस को, वो नहीं दे पाई। उसके पीछे का कारण आप सभी जानते हैं। भाषा की भी बात करें तो कांग्रेस अलग भाषा बोल रही है और बिहार कांग्रेस अलग भाषा बोल रही है। बिहार कांग्रेस के लोग भाषा बोल रहे हैं लालू प्रसाद वाला
तेजस्वी यादव की भाषा बोल रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए ये जरूरी है कि रिवाइव करें। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि राहुल गांधी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि बूथ स्तर से लेकर के ऊपर तक संगठन में भारी फेरबदल किया जाएगा। इसका मतलब है कि कांग्रेस का रुख क्या होगा बिहार में, इस पर भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य टिका हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भी नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार का अध्याय खत्म होने वाला है, वो संभव नहीं है। नीतीश कुमार के बारे में भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि अगर कोई लड़ाई ले सकता है और उस लड़ाई में जीत सकता है लालू प्रसाद से, तो वो नीतीश कुमार है। 2024 के चुनाव में भी नीतीश कुमार ने अपने आप को प्रूफ किया है। 40 में से 30 सीटें जीत करके नीतीश कुमार ने यह बात बताया है कि वो अभी टाइगर जिंदा है वाली स्थिति में है। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर की बात कर लें तो प्रशांत किशोर कितना डैमेज करेंगे ये अलग बात है, लेकिन और भी कई छत्रप हैं, छोटे छोटे छत्रप हैं जो अब मुखर होकर के फील्ड में आ चुके हैं। जैसे नागमणि की चर्चा हम कर रहे थे। नागमणि एक बार फिर से अपनी पूरी शक्ति का संचय करके पूरे बिहार में घूम घूम करके लगातार वो महीनों से घूम रहे हैं और लोगों को एकजुट कर रहे हैं। अपने समाज के लोगों को तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ जिन लोगों के साथ कंफ्यूजन है, जिन लोगों को, जिन जातियों को कंफ्यूजन है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, उनके जाति को कम करके बताया गया है, कहीं ना कहीं वोटों के आंकड़े में उनको कमजोर करने की कोशिश की गई है, उन सभी लोगों को जुटाया है। और 23 फरवरी को गांधी मैदान में सबको जुटने के लिए उन्होंने कहा है। कितना सफल होते हैं ये अलग बात है। दूसरी तरफ आप वीआईपी की बात कर लीजिए। वीआईपी में भी आप देख रहे होंगे कि मुकेश सहनी अपने लिए एक नया समीकरण गढ़ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने एक नए समीकरण के साथ संजीव मिश्रा को जोड़ा है और भी कई ब्राह्मण चेहरे को जोड़ करके वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ब्राह्मण धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं बिहार की राजनीति से। उन सभी लोगों को सामने ला करके जोड़ करके और वो एक नया नेक्सस पैदा करना चाहते हैं, एक नया गठजोड़ पैदा करना चाहते हैं, जातीय समूह बनाना चाहते हैं, जिससे कि मलाह और ब्राह्मण मिल करके एक नया जो कहा जाता है कि वोट बैंक पैदा करें। और उसके लिए उन्होंने संजीव मिश्रा को जोड़ा है और संजीव मिश्रा अपने काम में पूरी तन्मयता से लग गए हैं। लगातार आपने देखा होगा भी कि मीडिया में पूरी तरह से छाए हुए, और मीडिया की बात छोड़ दीजिए ना, जमीन पे आप संजीव मिश्रा को देखिएगा और संजीव मिश्रा के जमीन पर उतरने के बाद कई लोगों को परेशानी होने लगी है जो लंबे समय से लोगों को छल रहे थे, ठग रहे थे, गोला चुसा रहे थे। संजीव मिश्रा ने वादा किया है कि वो जितना संभव है उतना कर तो रहे हैं, लेकिन उसके आगे भी अगर उनके हाथ में पावर आ जाता है तो वो खुल करके काम करेंगे। इसका भी असर पड़ रहा है। एक तरफ मल्लाह समाज जो खुल करके संजीव मिश्रा के साथ खड़ा नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ संजीव मिश्रा भी खड़ा नजर आ रहे हैं। तो वीआईपी कहीं ना कहीं अलग अलग सेक्टर्स में अपना दांव बैठा रहा है और ऐसे में वो सफल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है कागजों पे। आगे अगर बात करें तो आरएलजेपी, ये कहीं ना कहीं सबसे एक ऐसी पार्टी है जो आज से 8-9 महीने पहले तक हाथी के कंधे पर सवार थी। अचानक से हाथी ने उसे कंधे से गिरा दिया है और कहीं के नहीं रहे। कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। पेड़ से गिरा हुआ बंदर का जो स्थिति होता है वही स्थिति आरएलजेपी का हो गया है। आरएलजेपी को अछूत की तरह लोग समझ रहे हैं और कोई भी अपने साथ लेने के लिए, अब दही चूड़ा में अगर लालू प्रसाद चले गए तो उसका इतना हाइप उठाना, अब फिर वही देखिए उनके प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हम 243 पे लड़ेंगे, हम 243 पे लड़ेंगे। किस आधार पर लड़ेंगे? लड़िए, आपको कोई रोक थोड़े रहा है। लेकिन जब आप जिस गठबंधन में थे, जिस तरह से आपने किया और जिस तरह की राजनीति आप करने लगे थे, आपको लगा था कि अब तो ये हाथी के कंधा पर यहां से नीचे उतर ही नहीं सकते हैं। अचानक से धड़ाम से गिरे तो आपको एहसास हुआ कि जमीन भी कोई चीज होता है। लालू प्रसाद के यहाँ रोज दरबार कर रहे हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई फैसला नहीं आया और लालू प्रसाद भी कबाड़ी बीनने के और बटोरने वाले लोगों में से नहीं है। उनको भी क्रीम ही चाहिए, क्योंकि उनको अपने वोट बैंक के साथ अगर किसी को ट्रांसफर करना है तो उसके बदले में वो क्या दे रहा है। जैसे मुकेश सहनी, अगर लालू प्रसाद का वोट 30% एमओआई का जाता है मुकेश सहनी को, तो मुकेश सहनी भी 15% वोट अपने ट्रांसफर कराते हैं। उससे भी बड़ी बात आपको बता दें कि एक पूरा समाज, तांती तत्वा समाज जो है, पान समाज के नाम से जाना जाता है, एक छोटी सी गलती या फिर कहा जाए कि एक छोटा सा फैसला जो कि कोर्ट के तरफ से आया
और उस फैसले ने रातों रात नीतीश कुमार के वोट बैंक में से 40 लाख वोट अचानक से वहां उनसे छीन लिया। और यह समाज पूरी तरह से एग्रेसिव है कि वो जब तक आरक्षण नहीं मिलता है, या तो अपने हाथ से आरक्षण लेने के लिए वो अपनी पार्टी बना करके अपने लोगों को खड़ा करेगा, अपनी शक्ति दिखाएगा, और नहीं तो ये जरूर करेगा कि जिन लोगों ने इस समाज को इसका हक छीना है उससे बदला जरूर लेंगे। और इसके लिए जो आप आंदोलन चल रहा है, पान आंदोलन, हाको रतन पान है, वो आपने देखा ही होगा, उसने सभी की फेफड़ी जरूर सुखा दी है। आईपी गुप्ता लगातार अपने लोगों को लेकर के जिस तरह से माता पिता को आपने देखा होगा कि जब भूकंप आता है या किसी तरह की आपदा आती है तो अपने बच्चों को गोद में लेकर के जिस तरह से सेफ जगह खोजता है, वैसे ही कहीं ना कहीं आईपी गुप्ता भी अपने पूरे समाज को लेकर के गोदी में लेकर के और सेफ जगह खोज रहे हैं, जहां इस समाज के बच्चों को जो अब दंश झेल रहे हैं कि कल तक जो डॉक्टर बन सकता था, इंजीनियर बन सकता था, वो खुल करके ये बात कहते भी हैं। उन बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसका बदला कौन लेगा? जो बच्चे आज से 8 महीना पहले तक डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे या बड़े नौकरियों में जा सकते थे, उन सभी लोगों का जीवन कहीं ना कहीं नीरस हो गया। उनको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। कल तक वो एससी में थे, आज अति पिछड़ा में आ गए हैं, तो जो लाभ उनको मिलना था वो तो मिल नहीं रहा है। और सबसे ज्यादा अगर शेड्यूल कास्ट में जोड़े जाने से किसी समाज ने फायदा उठाया है, डेवलप हुआ है, तो वो यही समाज है, ताती तत्व समाज। इस समाज के लोगों से आप मिलिएगा, बात कीजिएगा, तो आपको ये सारी चीज का एहसास हो जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। और ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार कोई बड़ा दांव खेल सकते हैं। अभी नीतीश कुमार का अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, उनके अगली चाल पर सबकी नजर है। और ये जितने भी छोटे छोटे छत्रप हैं, कब किधर कौन मूव कर जाएगा और अचानक से समीकरण बदल जाएगा, ये भी बातें देखने वाली होगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बीजेपी जो दिल्ली चुनाव के बाद, और दिल्ली ही क्यों, 6-7 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई बनने की सोच रही थी, उस पर अचानक से ठड़ाक से एक असर दिया है, किक किया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कहानी कह रही है। 24 तारीख को आप देखिएगा कि जब मंच पर एक तरफ नरेंद्र मोदी होंगे और दूसरी तरफ नीतीश कुमार होंगे, दोनों के बीच का जो फासला कम होगा, जो बाउंड्री बनेगी, वो बताएगी कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार का ऊंट किस करवट बैठेगा। इन सारी बातों को लेकर के अब सबकी निगाह नीतीश कुमार की चुप्पी पर है। और नीतीश कुमार की चुप्पी टूटने का मतलब होता है कि बिहार में कुछ न कुछ विशेष होना है। नीतीश कुमार ने अभी फैसला नहीं लिया है कि वो क्या करेंगे। उन्होंने अपने फैसले सुरक्षित रखे हैं। जिस तरह से कोर्ट आपने देखा होगा कि दोनों पक्ष की बात सुन करके फैसला सुरक्षित रख लेता है, तो दोनों पक्ष को बेचैनी हो जाती है कि आखिर इसका फैसला क्या होगा। इसी बेचैनी में सभी हैं और कुछ ना कुछ बयान दे करके चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के मुंह से उगलवाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार इतने हल्के थोड़े हैं। नीतीश कुमार वक्त के हिसाब से मेन समय में स्ट्राइक करते हैं, जैसे उन्होंने 2024 में किया कि अचानक से इंडिया गठबंधन छोड़ करके एनडीए गठबंधन में आए और 12 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी के बैसाखी बन गए। अब इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार को किसी भी हाल में अपने 50 से ऊपर विधायकों को जिताना है। इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा जोड़ घटाव गुणा भाग उनका चल रहा है। हम अगली खबर में आपको बताएंगे कि आखिर बिहार में किस तरह की राजनीति देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।